हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ, जैसे प्रीवियस क्लास में चार्ज से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी, कूलाम का नियम पढ़ा था, उसी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक और चीज, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जी हाँ, जैसे उस आवेश से पता चल रहा था कितने अट्रैक्शन फोर्स के साथ या रिपल्शन फोर्स के साथ वो किसी और चार्ज को, आवेश को या आवेशित वस्तु को आकर्षित करता था या प्रतिकर्षित करता था, वैसे ही आपको इस टॉपिक को पढ़ने से क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि जो चार्ज है मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो यूनिट चार्ज अपने फील्ड, अपने आसपास है ना, अपने सराउंडिंग में किस प्रकार की फील्ड बना रहा है, किस प्रकार का क्षेत्र बना रहा है। मींस अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो वो अपने आसपास क्या करता है? एक एरिया, एक फील्ड बना लेता है। उसी फील्ड को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये फील्ड क्या बताती है? तो जैसे ही आप किसी आवेश को या आवेशित वस्तु को इस फील्ड के अंदर लाओगे तो वो क्या कराएगी? उसे वो जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स था उसका अनुभव कराएगी। ओके, सो आप जानते हैं इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चीजें बहुत ज्यादा काम की है। एक होता है कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, विद्युत चुंबकीय स्थिर वैद्युत बल, है ना, और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युत क्षेत्र। ये पूरे चैप्टर भर चलते रहते हैं, तो दोनों ही बहुत ज्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जब किसी आवेश को आप क्या कर दोगे? आवेश को ऐसे रख दिया, है ना, स्टेबल वाली कंडीशन पढ़ रहे, स्टैटिक कंडीशन में चार्ज रखा हुआ है। अब ये यूनिट चार्ज होगा, है ना, एकांक धनावेश में भी ऋणावेश भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये क्या करता है? अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करता है, एक क्षेत्र बना लेता है। अपने आसपास क्या करता है? एक रीजन क्रिएट करता है, एक क्षेत्र बना लेता है, फील्ड बना लेता है। उसी फील्ड को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो जब किसी आवेश को रखा जाता है तो वो आवेश अपने आसपास एक क्षेत्र का निर्माण करता है, एक फील्ड का निर्माण करता है। उस फील्ड को क्या कहते हैं? इस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब ये होता क्या है विद्युत क्षेत्र? क्यों इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्यों इसको बताया जा रहा है? तो इससे इस चार्ज का रीजन पता चलेगा, कितनी दूर तक और कितना। क्या कि जब किसी आवेशित वस्तु को इस चार्ज के पास लाया जाएगा, इस आवेश के पास ले जाया जाएगा, तो आपको एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स देखने को मिलेगा, है ना। जैसे अपन ने कूलाम के नियम में डिस्कस किया था कि एक चार्ज है, आप उसके पास दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हो, तो वो क्या करता है? उसे अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इस केस में क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं कि उसका रीजन कितना है, मतलब उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो फील्ड है वो कितनी है, मतलब उसका प्रभाव कितनी दूरी तक पड़ रहा है, ये बताएगा आपको क्या? विद्युत क्षेत्र, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। क्या पता चलेगा इससे? कि वो जो एकांक धनावेश है उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसकी तीव्रता, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स, बल कितना है और कितनी दूरी तक है। रिमेंबर दैट, कितनी दूरी तक है, ये सारा कुछ पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। रिमेंबर, इसीलिए बहुत ज्यादा काम का है। आगे चैप्टर में यही चलना है ना, सारा कुछ यही स्टडी करना है आपको। चलिए एक बार आसान शब्दों में फिर से रिपीट करता हूं। विद्युत क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें एकांक धनावेश हो या ऋणावेश हो, वो क्या कराता है? आवेशित वस्तु को बल का अनुभव कराता है ना। कैसे क्रिएट होता है? तो आप एक चार्ज को रख दोगे, वो अपने आप अपने आसपास क्या कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट ले लीजिए,
मैग्नेट ही बोलने वाला था। लेट की एक चुंबक रखी है मैंने यहां पर, है ना, इस तरीके से ये एक मैग्नेट रखी हुई है। डन। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक लोहे की पीस है ना, या किल है समझ लीजिए आप, इस किल को इसके पास ले जा रहा हूं मैं। डन। तो जैसे जैसे इस किल को मैं क्या करूंगा, इधर पास में ले जाते जाऊंगा, जैसे जैसे ये किल पास में जाते जाएगी वैसे वैसे आपको पता है कि बहुत दूर है तो अट्रैक्शन नहीं लग रहा था, बहुत दूर थी तो अट्रैक्शन नहीं लग रहा था, बट जैसे ही थोड़े क्लोज आएगी, थोड़े क्लोज आने पर मैग्नेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट कर लेगी, थोड़ा अट्रैक्शन शो करेगी, इसको हिलाएगी डुलाएगी, थोड़ा अट्रैक्शन। जैसे ही मैं और पास में ले जाऊंगा क्या करेगी, उसको चिपका देगी, मतलब अट्रैक्ट कर लेगी। मींस क्या है, मींस इस मैग्नेट के आसपास एक क्षेत्र है, एक फील्ड बनी हुई है। ये फील्ड क्या कर रही है, बता रही है कि आप इस फील्ड से बाहर हो, इस रीजन से बाहर हो तो अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लग रहा है विद्युत क्षेत्र के बाहर, या लग भी रहा है तो बहुत कम लग रहा है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इफेक्ट कम होता जाएगा। बट जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर आते हो, जैसे ही ये क्या करेगा, किल इस फील्ड के अंदर आएगा, वैसे ही इस पर क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगेगा और ये जाकर चिपक जाएगा। तो मैग्नेट वाला एग्जांपल अपन करके देख सकते हैं, इसलिए उस पर बात की। अदरवाइज चार्ज में भी सेम रहता है, जहां स्टैटिक चार्ज अवेलेबल होगा वो अपने पास एक क्षेत्र बना लेता है जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। उसी को बोलते हैं, उसी क्षेत्र, उसी रीजन को बोला जाता है क्या, विद्युत क्षेत्र। जी हाँ, बहुत आसान है समझना, बस समझिए क्या, चार्ज और उसके आसपास एक निश्चित, है ना, पर्टिकुलर रीजन होगा, फील्ड होगी, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। तो आवेश के, सिंपल भाषा में लिख देता हूं मैं, आवेश के चारों ओर का परिवेश या क्षेत्र जिसमें वह क्या कराएगा, विद्युत बल लिख देता हूं तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आ जाएंगे। आप जानते हैं विद्युत बल का नेचर दोनों प्रकार से होता है, तो विद्युत बल का क्या कराता है, जिसमें वह विद्युत बल का अनुभव कराता है, अनुभव कराता है, एक्सपीरियंस कराता है, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का, करता है या कराता है, दैट इज द डेफिनेशन, है ना। वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह विद्युत बल का अनुभव कराता है या करता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। डन। ये तो हो गया, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाकर रखी है, या कितने चार्ज है जिनने स्ट्रॉन्ग बनाया उसको, या लेस ऑफ चार्ज का अमाउंट कैसा है, बहुत कम है, जिससे वो जो फील्ड बन रही है वो कैसी हो रही होगी, वीक हो रही होगी। इन सारी बातों का पता चलता है इंटेंसिटी से। किससे, इंटेंसिटी से, तीव्रता से। जी हाँ, ये भी तो बताना होगा कि फील्ड के पास कोई डायरेक्शन है या नहीं है, और भी चीजें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है कि किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो, या चार्ज को अट्रैक्ट कर रही हो, या चार्ज को रिपल कर रही हो, ये सारी चीजें। तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक आवेश ले लेते हैं, एकांक आवेश, है ना, आप उसको बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज भी ले रहे अपन, है ना, बिंदु आवेश भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश भी बोला जा सकता है। तो उस पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। लेट कि आपके पास क्या है, आपके पास है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या इसके जगह आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज। बस ये याद रखिएगा, है ना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट चाहिए। इंटेंसिटी बता रहे हो आप, तीव्रता बता रहे हो, तो कैसे बतानी पड़ेगी आपको,
यूनिट चार्ज के थ्रू बतानी पड़ेगी। किसके थ्रू बतानी पड़ेगी? यूनिट चार्ज के थ्रू। जैसे पिछले स्लाइड पर हमने देखा, क्या देखा कि वो जो चार्ज रखा हुआ था, यहां पर मेनी ऑफ द चार्जेस हो सकते हैं, बहुत सारे आवेश इकट्ठे उपस्थित हो सकते हैं और वो अपनी फील्ड को बना सकते हैं। बट जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो कैसे बताई जाएगी? तो उसको पर चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा, पर यूनिट चार्ज। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? उसे प्रति इकाई आवेश पर उसकी गणना की जाएगी। ओके क्या? तभी तो पता चलेगा एक चार्ज का इतना है, तो फिर आप उसके हिसाब से आगे की चीजें कैलकुलेट कर दीजिए, है ना। सो वही अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाएगा कौन? यूनिट चार्ज। और उस यूनिट चार्ज के थ्रू ही क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट उसको यहीं पर ड्रॉ करते, थोड़ा सा देखते हैं इधर ही किसकी बात हो रही है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात हो रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी की बात हो रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी बताया आपको, यूनिट चार्ज लेना होगा। और वो यूनिट चार्ज क्या कर रहा है? किसी ऑब्जेक्ट पर, चार्ज ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है ना। ये जो यूनिट चार्ज है, ये यूनिट चार्ज क्या कर रहा है? इस फील्ड में एक फोर्स का एक्सपीरियंस करवा रहा है। क्या कर रहा है? उस क्षेत्र में, उस रीजन में एक फोर्स का, बल का अनुभव करा रहा है। इसीलिए इसको लिखते हैं क्या कि जैसे मैं इसी का नाम ले लूं, फोर्स का, है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? इन शॉर्ट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज। हिंदी में बोलेंगे तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल। ये रही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं? इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। बहुत इजी शब्दों में लिखा है, डायरेक्ट चीज समझना है तो डायरेक्ट। फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, इससे पता चलेगा आपको उसकी इंटेंसिटी का, मतलब वो फील्ड कितनी तेज है, कितनी स्ट्रांग है। इंटेंसिटी मतलब उसकी जो स्ट्रांग वाली कंडीशन है ना, उसकी बात हो रही, कितनी मजबूत है वो फील्ड, कितनी स्ट्रांग बन रही है, उसके पास कितनी पावर है, ये सब पता चलता है इंटेंसिटी से। और आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? एक चार्ज पर लगने वाला बल इसकी तीव्रता को निर्धारित करता है। एक आवेश पर लगने वाला बल क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, बताता है, निर्धारित करता है कि तीव्रता कम है या तीव्रता ज्यादा है। तो सिंपल, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही यूनिट चार्ज कितना बल लगा रहा है आपको पता चल जाए तो वहां क्या निकल के आ जाएगी? तीव्रता निकल कर आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहां पर देख रहे थे इसको, सेम केस, वही का वही पुराना। देखिए क्या लिख रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, एकांक धनावेश या एकांक ऋणावेश हो सकता है। ये एकांक धनावेश और ऋणावेश क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ना, और वहीं तो फील्ड भी क्रिएट हो रही है, फोर्स से ही फील्ड भी क्रिएट हो रही है। तो क्या बोलोगे यहां पर? सेम। देखिए पॉइंट चार्ज कुछ नहीं होता है, पॉइंट चार्ज को ऐसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उस पर क्या है, कहीं छोटा आवेश कंसीडर किया जा रहा है, उसके पास बहुत सारे चार्ज है, बट उसमें से क्या एक छोटे से हिस्से को कंसीडर किया जा रहा है, जिसको बोलेंगे बिंदु आवेश। क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। तो फॉर्मूले का फॉर्मेशन करते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन मिले कि कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है या कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या बोल रहे थे?
लिखा था हमने क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, E से डिनोट किया जाता है, क्या होता है, फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बना दिया। अब फिजिक्स में आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो इस बात को थोड़ा सा समझिए, स्केलर और वेक्टर वाली कंडीशन है ना, सदिश अदिश वाली, कि क्या अगर दो क्वांटिटी में से, सामने वाली दो क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी वेक्टर होती है तो सामने वाली 100% क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वेक्टर, मतलब सदिश राशि हो जाएगी। चलिए बात करेंगे उस पे, बट फिलहाल आप समझिए क्या, चार्ज, और उस चार्ज ने जो फोर्स को एक्सपीरियंस कराया उस फोर्स को लिख दिया F अपॉन Q। डन। ओके, नाउ आप इसको ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर मैं बोल दूं अभी के लिए यहां पर प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, या आप वैल्यू भी रख सकते हैं, नथिंग टू वरी। F क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलाम फोर्स बोलते हैं, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, इनटू दो चार्ज के लिए क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेट पॉइंट चार्ज के लिए मान रहे हैं, और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि आवेश कैसा है, एक जैसा है, आवेश कैसा है, एक जैसा है, एकांक है, तो उस केस में ये क्या करेंगे, 1 2 को हटा देंगे, ये वाला 1 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्ज सेम आ जाएगा। यही वैल्यू उठाकर यहां पर रख दूं तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर क्या आ जाएगा, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, होल डिवाइड में कौन है, Q है। नाउ सिंपली आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक Q से एक Q कट जाएगा, और जैसे ही एक Q कटेगा E इक्वल टू क्या बचेगा, E इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। जी हाँ, ये बन गया क्या, परफेक्ट फॉर्मूला, किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसमें जैसे ही आप देखिए जरा कौन कौन सी वैल्यू लग रही है, एक तो चार्ज लग रहा है, एक ही चार्ज लग रहा है, इसलिए लिखा था अपन ने क्या, यूनिट होना चाहिए, एक ही चार्ज क्या करेगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। अब आप ध्यान से समझिए, जो मैग्नेट वाला एग्जांपल आपको बताया था, क्या था उसका केस, कि जैसे जैसे मैग्नेट के पास में आ रहे थे वो फोर्स बढ़ रहा था, बट मैग्नेट से दूर जाते जाओगे तो फोर्स कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसकी जगह अगर मैं मैग्नेट को बड़ा कर दूं तो सोचिए जरा, अगर मैग्नेट को बड़ा कर दिया जाए, डिस्टेंस चेंज किए बिना मैग्नेट को बड़ा कर दे, तो भी तो फोर्स का नेचर जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मींस उसका जो रीजन है, उसकी जो फील्ड है, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, किस पर, किस पर, उसके मैग्नीट्यूड पर कितना बड़ा है, और उसके डिस्टेंस पर कितनी दूर है। अब समझदारी के साथ एक कंडीशन लिखी जा सकती है, E प्रोपोर्शनल, इस पूरे को कांस्टेंट मान लीजिए, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, Q और R बचेगा, मींस E प्रोपोर्शनल Q अपॉन R स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, E किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड और उससे उसकी डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर, कि वो जो पॉइंट है जिस पर आपको इंटेंसिटी बताना है, जिस बिंदु पर आपको तीव्रता बतानी है, उसकी दूरी को बताता है कौन, R। R मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो प्रेक्षक बिंदु है उसकी दूरी, जिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास क्या एक, जरा सा इसको साइड में करेंगे, ओके। नाउ यहां आते हैं और एक इससे समझते हैं, लेट कि इसका सेंटर ये है, चार्ज यहां पर रखा गया है, चार्ज यहां पर रखा है, और ये अपने आसपास क्या कर रहा है, एक फील्ड बना रहा है, तो लेट कि इसने अपने आसपास ये फील्ड बना ली है। अब
ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, जो प्रेक्षण बिंदु है उसको कहीं भी रखा जा सकता है। लेट की वो ए पर है, लेट की वो बी पर है, लेट की वो सी पर है, किसी भी प्लेस पर हो सकता है, ए बी सी पर। तो आर क्या होता है, उस बिंदु की उस चार्ज से दूरी होती है, वो जो यूनिट चार्ज रखा हुआ है उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट या प्रेक्षक बिंदु की, प्रेक्षण बिंदु की क्या होती है, दूरी होती है आर। जिस पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उसकी दूरी। तो ध्यान से समझिए, जैसे जैसे आप उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को चार्ज के पास में लाते जाओगे, इंटेंसिटी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जी हाँ, इंटेंसिटी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, इंटेंसिटी कैसे मिलते जाएगी, कम मिलते जाएगी। और ये पॉइंट चार्ज के केस में हो रहा है, रिमेंबर दैट, है ना। ड्यू टू क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज, किसके वजह से, बिंदु आवेश के कारण। डायपोल का केस अभी नहीं सोचना, द्विध्रुव बाद में आएगा, दो चार्ज बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ सिंगल चार्ज देखना है। क्या, यूनिट चार्ज, जिसका नेचर या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव, है ना। एकांक धनावेश बोलते हैं, ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है ना, बट नेगेटिव भी चलेगा। नाउ क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि E डिपेंड्स ऑन Q। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूंगा, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आवेश का परिमाण बढ़ाना मींस उसकी तीव्रता को बढ़ाना। जैसे मैंने मैग्नेट का एग्जांपल दिया, चुंबक जैसे जैसे बड़ी होते जाएगी, उसका क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। डन। सेकंड क्या है, आर। देखिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी। जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे उसकी तीव्रता घटती जाएगी। जी हाँ, तो आर को आप इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, मेनी ऑफ द टाइम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूले। किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर, मतलब उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। मतलब अगर मैं उसको सेपरेटली लिखूं तो सेपरेटली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, यहां दो प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, है ना, आपके ही पेपर में आ चुके हैं। मैं दोनों को बोलकर बता रहा हूं, लैंग्वेज बदल रही है, बाकी फिनोमिना वही है। क्या, ध्यान से सुनिएगा कि उसने बोला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के कैसे होती है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बट अगर वो बोल रहा है कि समानुपाती में क्या है, दो वर्ड यूज करता है, वो कौन से दो वर्ड यूज करता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या कहानी है। E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, वो बोलता है E किसके समानुपाती है ना, E प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा है, E प्रोपोर्शनल टू, E किसके समानुपाती है, तो समानुपाती मतलब आपको उस समय पर क्या देखना होगा, इस पूरी वैल्यू को देखना होगा, क्योंकि समानुपाती मतलब जो सामने का है पूरा बता दीजिए। तो किसके समानुपाती है, 1/r स्क्वायर के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। बट अगर उसने पूछा E किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये जनरल लैंग्वेज है, अगर आप इसको थोड़े ध्यान से पढ़े तो समझ में आ जाता है। बट एग्जाम में आप हड़बड़ी में या जल्दी में क्या कर देते हैं, इजी से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब किसका उल्टा, उल्टा, उल्टा
किसका है, तो E किसका उल्टा है, आर स्क्वायर का। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए उसने एक वर्ड चेंज किया है, आपके आंसर बदल रहे हैं, बट थिंग वही है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, बट वर्ड में वो 1/, को कैलकुलेट कर चुका है। अब जो बच रहा है 1/, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना बोल दिया है। अब क्या बचा है, सिर्फ आर स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर एंड इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनडायरेक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E किसके समानुपाती होगा, 1/r स्क्वायर के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपसे गलतियां नहीं होगी, क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। डन। अब आप फॉर्मूला तो देख ही चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना आया फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। जी हाँ, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसी भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालनी होगी, इसी फॉर्मूले को लगाया जाएगा। एक बार फिर से मीनिंग समझा देता हूं मैं। ये यूनिट चार्ज है जिसकी वजह से वो क्षेत्र बन रहा है, और आर क्या है, आर है उस बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी जहां पर क्या किया जा रहा है, जहां पर प्रेक्षण किया जा रहा है या कैलकुलेशन किया जा रहा है। जहां पर उस तीव्रता को मापा जा रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं। ओके, क्या इजीली आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज तो काफी इजी यूज की है। आई होप आप इस चीज को याद रखो, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला बनाया या इंटेंसिटी बनाई, नई फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जी हाँ, नई भौतिक राशि मिल गई आपको, क्या, विद्युत क्षेत्र या इसकी तीव्रता। तो इसके लिए आपको सारी सब क्वांटिटी, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, कि इसकी एसआई यूनिट बतानी पड़ेगी, इससे क्या क्या रिलेट है ना, इससे क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजों को डिस्कस करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इसकी एसआई यूनिट बताते हैं। क्या बताएंगे, एसआई यूनिट। कैसे निकालेंगे एसआई यूनिट, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। इसको ऐसे बोलिए ना, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, है ना, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो आपको फॉर्मूला बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। आप जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है क्या, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट अभी पढ़े हैं हमने, न्यूटन पर कूलाम। क्या आ गई ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कूलाम, है ना, या आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। डन। नाउ नेक्स्ट, जैसे एसआई पूछा है वैसे क्या पूछ सकता है आपसे, वो सीजीएस यूनिट भी पूछ सकता है। अगर उसने सीजीएस यूनिट पूछी तो क्या आंसर, न्यूटन की जगह कौन आ जाएगा, डायन, और कूलाम की जगह कौन आ जाएगा, स्टैटिक कूलाम, स्थित कूलाम, है ना, डायन और स्थित कूलाम। न्यूटन पर कूलाम एसआई हो गई, और ये स्टैट कूलाम वाला क्या हो गया, सीजीएस यूनिट हो गई। डन, यूनिट तो निकाल ली हमने। अब क्या चाहिए होता है, सेकंड, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको, विमी सूत्र बोलते हैं। जी हां, क्या बोलेंगे, विमी सूत्र। कैसे कैलकुलेट होता है, पिछले टॉपिक में बताया था आपको, है ना, सेम थिंग है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर एमएलटी रखने हैं। तो E इक्वल टू फोर्स का एमएलटी कितना होता है, MLT-2। एटलीस्ट वर्क और फोर्स का एमएलटी आप याद रखिए।
कुछ MLT आपको याद रहेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो MLT माइनस 2 चार्ज का कितना होता है, पिछले टॉपिक में देखा था 80 होता है ना। इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, मतलब एम एल जैसा का वैसा, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 और -2 मिलकर कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। या मैं उसको सेपरेट लिख देता हूं, डोंट वरी, -2 को जैसा का वैसा रहने देते हैं, इसको पहुंचाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ए ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ई का फॉर्मूला। अब टी 2 बार है तो उसको ऐड कर दीजिए और बोलिए विमी सूत्र क्या बन रहा है, एम एल टी -3 ए -1। जी हाँ, ये हो गया नया फॉर्मूला, एम एल टी -3 ए -1। सिंपल, डन। आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, कि किस प्रकार की इकाई है या किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या स्केलर है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी टाइम पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये भी बताना पड़ेगा। तो आप समझिए, क्या चार्ज कैसा है, स्केलर है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। बट फोर्स क्या होता है, ये तो वेक्टर होता है, सदिश राशि है। जब दो में से सामने दो क्वांटिटी आ रही है या तीन क्वांटिटी, उसमें से कोई वेक्टर हो, एक वेक्टर हो और दूसरा स्केलर हो, तो वो सामने वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, वेक्टर होती है ना। क्या होती है हमेशा, वेक्टर, मतलब सदिश राशि होती है। और आप समझिए, जरा ध्यान से समझिए, क्या कि फोर्स लग रहा है और फोर्स लग रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, आवेश किसी दिशा में नहीं जा रहा है, बट उस आवेश की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। जी हाँ, और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उससे जो स्ट्रेंथ बन रही है, पावर बन रही है, वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। मतलब जब कोई चार्ज किसी फोर्स का क्या कराएगा, एक्सपीरियंस कराएगा, जब कोई आवेश किसी बल का अनुभव कराएगा, तो वो एक निश्चित दिशा में होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसलिए आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। जी हाँ, गिव मी सेकंड। ऑल गुड। चलिए, कहां थे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो फिजिक्स में जब भी आपके पास कहानी आए कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है, मींस क्या होता है, इट हैज डायरेक्शन, उसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर दिशा है, डायरेक्शन है कि किस तरफ लग रहा है, किस नेचर का लग रहा है। जैसे फोर्स की बात करें तो नेचर है ना उसके पास, सेम यहाँ पर डायरेक्शन होगी। तो आपको बताना होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। नाउ समझिए ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास क्या होती है, दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। अब वो डायरेक्शन क्या होगी समझिए, दोनों चार्ज के लिए अलग अलग है। किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए और माइनस चार्ज के लिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो आवेश कैसा है, धनावेश है, कौन सा, जिसको शुरू में कंसीडर किया था, यूनिट चार्ज, एकांक आवेश या इकाई आवेश, अगर वो धनावेश है तो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर वो ऋणावेश है
तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये दोनों केस आपको क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, तो क्या बता रहे थे, डायरेक्शन बता रहे थे। क्या डायरेक्शन है, प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग अलग होती है और माइनस चार्ज के अकॉर्डिंग अलग होती है। अगर वहां पर धनावेश उपस्थित है, पॉजिटिव चार्ज, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से बाहर की तरफ होगी, आउटर साइड है ना, उस चार्ज से बाहर की तरफ होती है। किसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन, मतलब आवेश से दूसरी ओर बाहर जा रहा है ऐसा प्रतीत होगा। और अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश के अंदर जाती हुई प्रतीत होगी, है ना, माइनस चार्ज की ओर। और माइनस चार्ज के अलावा कौन सा, प्लस आ गया तो बाहर की तरफ। ओके, क्या ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या, दिशा। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसकी ओर, और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उससे विपरीत दिशा में होती है डायरेक्शन, दिशा। आई होप आप इस पॉइंट को याद रखोगे, काफी काम आएगा आगे चल के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और पढ़ते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पहले लिख चुके हैं बट उसी की मीनिंग निकालेंगे यहाँ पर। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में संबंध, क्या संबंध है, तो फॉर्मूला तो पहले ही बना चुके हैं हम। E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। डन। नाउ अगर मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो F इक्वल टू क्या निकलेगा, Q इसके पास चला जाएगा और क्या लिखा हुआ है, E। तो F इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू E। जी हाँ, ये रिलेशन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिल रहा है। अब आप समझिए, वो जो पढ़ा था हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम फोर्स, है ना, कुलाम बल या स्थिर वैद्युत बल, क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जबकि यहां पर भी F4 क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, F इक्वल टू QE है। अब फिजिक्स में क्या होता है, एक ही क्वांटिटी के मेनी ऑफ द फॉर्मूलेज हो सकते हैं, है ना, मेनी ऑफ द फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, सूत्र हो सकते, बट कब किसको लगाना है ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन पर। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूले चेंज होते हैं। जैसे इधर देखिए आप, इस केस में क्या गिवन है आपके पास, दो चार्ज के बिटवीन वाला फोर्स है, तो ये दो चार्जों के मध्य लगता है, दो आवेशों के मध्य। जबकि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है यूनिट चार्ज है और उसी की क्या है, इंटेंसिटी है। एक ही आवेश है, एक ही आवेश है और उसी की तीव्रता है, उसी की फील्ड, उसी की तीव्रता, उसके थ्रू लगने वाला फोर्स। तो ऑन डिमांड आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो आवेश है, एक और दो, जिनके मैग्नीट्यूड है, उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, बताइए फोर्स कितना होगा, आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे, कूलम्ब फोर्स। और अगर वो बोल रहा है एक आवेश है, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, और उसकी इंटेंसिटी, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। इसलिए काम के तो दोनों फॉर्मूले हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जी हाँ, नाउ नेक्स्ट काम की चीज क्या है इसमें देखिए, अभी तो आवेश के लिए चार्ज लिख रहा है, बट जनरली आप मानिए कि उस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज अवेलेबल है, तो किसका मल्टीपल होता है, वो इलेक्ट्रॉन का ही मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मल्टीपल होता है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी केस में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ले सकते हैं ना, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E इंटू E हो जाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज किसके बराबर है,
इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो है। फिर अगर वो n टाइम्स बोलेगा तो आप क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर कौन आ जाएगा, n आ जाएगा, n इंटू ई, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये रिलेशन था किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि एफ भी वेक्टर है और क्यू स्केलर है। एक सदिश आती है तो सामने वाली हमेशा सदिश होती है। जब दोनों सदिश हो जाते हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या अदर चीजें, है ना। बट फिलहाल एक आई है तो सामने वाली हमेशा स्केलर होगी, सॉरी वेक्टर होगी, है ना। एक स्केलर एक वेक्टर तो सामने वाला वेक्टर। ये शॉर्ट था किसके ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में संबंध। चलिए आगे स्टडी करते हैं और देखते हैं इस विद्युत क्षेत्र के अलग अलग केस, है ना। क्या केस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं जिसमें एक खोखला गोला आ जाएगा और एक क्या रहेगा, ठोस गोला रहेगा। सो लेट ये क्या है, सेल है, सेल को बोलते हैं क्या, गोलीय कोश। और एक ले लेते हैं क्या, सॉलिड स्फीयर। क्या ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, है ना। गोला, या थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं सामने लगा दूं ठोस। ये कैसा है, ठोस गोला है। कैसा गोला है, ये ठोस गोला है, अंदर से भरा हुआ है। और ये कैसा है, हॉलो है, खोखला गोला है। लेट्स सी, देखते हैं कि इनके आसपास इस पर क्या करेंगे, हम चार्ज डाल देंगे और उस चार्ज को डालने के बाद देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से वो इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी तीव्रता क्या हो रही है, कैसे वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ और भी चीजों के साथ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इस गोले का एक सेंटर होता है, केंद्र। इस गोले का भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। डन। नाउ आप जानते हैं उसके केंद्र से उसकी सरकमफेरेंस की डिस्टेंस, मतलब उसकी परिधि की दूरी क्या कहलाती है, आर। आर मतलब रेडियस ऑफ सेल। सेम इधर भी क्या ले लेंगे हम, आर ले लेंगे। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। एक खोखला गोला है और एक ठोस गोला है, दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस पर चार्ज डाल देता हूं। क्या कर देता हूं, दोनों को आवेशित कर देता हूं, चार्ज डाल देता हूं। तो लेट कि इस पर चार्ज इस प्रकार से उपस्थित है। कैसा, ये जो दिख रहा है चार्ज ही है। डन। आप जानते हैं चार्ज मैक्सिमम, आवेश का जो वितरण होता है वो कहां होता है, सतह पर होता है। ऑलवेज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, सरफेस पर। कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज हमेशा कहां फ्लो होता है या कहां पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो आप बोलोगे ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, चालक की सतह पर। सेम यहां पर भी फैला दीजिए उसकी सरफेस पर, चार्ज अंदर नहीं जाएगा। रिमेंबर दैट आवेश हमेशा कहां होता है, चालक की सतह पर उपस्थित होता है। हाँ, उसका प्रभाव अंदर जा सकता है, उसका इफेक्ट अंदर जा सकता है, उसका इफेक्ट बाहर भी रहता है, बट वो फैले कहां होते हैं, सतह पर फैले होते हैं। तो चार्ज फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अब क्या करते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट एक आ रहा है क्या, इनसाइड, है ना, और एक आ रहा है सरफेस पर और एक आ रहा है बाहर। तो लेट कि एक पॉइंट P1 कहां पर ले लिया हमने, आउटसाइड। दूसरा पॉइंट P2 कहां ले लिया, सरफेस पर। और तीसरा पॉइंट क्या, P3 कहां ले लिया, इनसाइड। 3 बिंदु मान लिए मैंने, एक जो गोले के या सेल के बाहर है, खोखले गोले के बाहर, एक उसकी सरकमफेरेंस मतलब परिधि पर या सतह पर उपस्थित है, और एक कहां रख दिया,
उस खोखले गोले के अंदर रख दिया। अब देखते हैं क्या होती है कहानी, कैसे आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैरी करेगी, जी हाँ, देखिए कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहां कैलकुलेट कर लूंगा, P1 पर, ऑन P1 क्या हो जाएगा, ऑन P1 मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशन आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर, गोलीय कोश के बाहर P1 पर, ये कहां पर है, ये बाहर है, रिमेंबर दैट, है ना, कहां पर है, ये बाहर है, आउटसाइड। और P3 कहां है, आपको दिख रहा है, अंदर है, इनसाइड, है ना, थोड़े समझदार बनिएगा। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज तो वही है, ओवरऑल सारे चार्ज को इकट्ठा कर लीजिए और उनको क्या बना लीजिए, एक पॉइंट चार्ज बना लीजिए, एक चार्ज कंसीडर कीजिए, सारे आवेशों को जोड़कर एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए और फिर क्या लिख दीजिए, Q। तो आवेश हो गया Q। अब उसके नीचे क्या लिखा जाता था, R, और R क्या बताया मैंने, प्रेक्षक बिंदु की दूरी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कहां, यहां, तो यहां से लेकर उसके सेंटर की, है ना, सरफेस की नहीं, देखो चार्ज की दूरी नहीं लेते, जो कंडक्टर होता है उसके केंद्र से ली जाती है, तो यहां से लेकर कहां तक की, उसके केंद्र तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, R कहलाएगी। डन, ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, R²। ये बन गया फॉर्मूला। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस सेल के बाहर आप इस P बिंदु को जितना दूर ले जाओगे, R मतलब दूरी को बढ़ाना, जितना दूर ले जाते जाओगे उतना क्या होता जाएगा, उतनी ही डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब R बढ़ेगा, और R बढ़ेगा तो वो इंटेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब कि सतह के पास में रहेगा तो तीव्रता ज्यादा, और सतह से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तीव्रता क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। जी हाँ, तीव्रता क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। डन, वो मिल गया रिजल्ट इससे। नाउ दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, कहां पर, P2 पर। कहां देख रहे हैं हम, P2 पर देख रहे हैं। P2 कहां है, ऑन सरफेस, कहां पर रखा है P2 मतलब सतह पर रखा है, कहां रखा गया है, सतह पर रखा गया है, सरफेस पर। ओके, देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। कांस्टेंट तो वही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन, अब बताइए जरा उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R। R मतलब क्या, R मतलब इस पॉइंट से लेकर इस बिंदु की दूरी, और यही क्या है, केंद्र और उसकी परिधि की दूरी, हाँ या ना, केंद्र और उसकी परिधि की दूरी। तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। सो क्या लिख दूं मैं यहां, डायरेक्ट कैपिटल R का स्क्वायर लिख देता हूं। अब समझिएगा, उसकी सतह पर है, कहां पर है, सरफेस पर, और सतह से केंद्र की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो रेडियस को डायरेक्ट रख दिया जाएगा। अब आपको R की मीनिंग नहीं निकालनी है, समझ लीजिए R क्या है, रेडियस, और रेडियस मतलब चार्ज कहां प्रेजेंट है, सरफेस पे, और अब पॉइंट भी कहां आ गया है, सतह पर आ गया है। क्या बोलते, सरफेस पर चार्ज है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, प्रेक्षण बिंदु भी सतह पर आ गया। अब समझिए, दोनों सतह पर है, चार्ज भी और बिंदु भी, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहीं पर मिलेगी, सबसे ज्यादा तीव्रता यहीं पर मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि चार्ज वहीं पर अवेलेबल है, और क्या हो रहा है, चार्ज वहीं पर अवेलेबल है, और बिंदु P जिसको बोल रहे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो भी वहीं पर है। तो इस केस में जो इंटेंसिटी मिलती है, तीव्रता, वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ओके क्या, डन। नाउ एक लास्ट पॉइंट बच गया है, कौन सा, P3। लेट कंसीडर द नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड P3। देखते हैं P3 के केस में क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने। अब देखते हैं P3 का केस, किसका, P3 पर क्या हो रहा है। P3 पर, P3 कहां पर है, ये इनसाइड है,
गोले के अंदर है, गोले भी नहीं बोलना चाहिए, सेल के अंदर है ना, गोली कोश खोखले गोले के अंदर है। अब ध्यान से समझिए, है ना, क्या कि खोखले गोले के अंदर या कोई भी कंडक्टर कैसा हो, अंदर से हॉलो हो, खोखला हो, खाली हो, तो उसके अंदर आवेश का प्रभाव नहीं जाता। क्या? खोखले गोले के अंदर आवेश का प्रभाव नहीं जाएगा, ये चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा। सो अंदर जो फील्ड है बन पाएगी क्या? नहीं, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं बन पाएगा। इसलिए अंदर की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जी हाँ, कहां पर? इनसाइड, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डजंट मैटर वो कितने दूर है, कितने पास है, हो सकता है वो यहां पर हो सकता है वो यहां पर हो, एनीवेयर, बस उसके अंदर, खोखले गोले के अंदर। और ये गोले के लिए नहीं लगती है ना बात, ध्यान से समझिए, सिर्फ गोले के लिए नहीं है, कोई और भी कंडक्टर है जो अंदर से खाली है, गोलीय कोश जैसे जो अंदर से खाली होता है, उसके इनसाइड अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालिए, क्या आएगी? 0 आएगी। जी हाँ, 0। जबकि बाहर आप देख रहे, आउटसाइड डिपेंड कर रहा है कि वो पॉइंट कितने पास में है, कितने दूर है, उसके हिसाब से ई बदल रहा है। सरफेस पर बता दिया मैंने क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है ना, सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर वाले में कम ज्यादा हो रहा है। आप दूरी बढ़ाओगे कम हो जाएगा, आप पास में लाओगे ज्यादा हो जाएगा। बट अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो 0 हो रही है। किसके? हॉलो स्पैर बोलो या सेल बोलो या गोलीय कोश या खोखला गोला, अलग अलग नाम आ सकते हैं, बट उसकी मीनिंग निकलेगी तो एक ही, कि अंदर से क्या है? वो एम्प्टी है, खाली है, खोखला है, हॉलो है। उस केस में तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये था क्या? एक कंक्लूजन जो आपको बता रहा है कि उस पॉइंट के हिसाब से इंटेंसिटी बदलती है। जी हाँ, इसी को पहले एक्सप्लेन किया था। चार्ज फील्ड तो बना रहा है, पर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हर जगह अलग अलग है, उसकी तीव्रता हर एक पॉइंट पर डिफरेंट मिलेगी। जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ? सॉलिड स्पैर की तरफ, और कंसीडर करते हैं सेम 3 केस, यही वाले 3 केस किसके अंदर? सॉलिड स्पैर के अंदर। डन। अब सॉलिड स्पैर पे बढ़ने से पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, किसका? होलो वाले का। तो इसका एक एग्जांपल या क्वेश्चन जो आपसे 12th क्लास में, जब भी आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, फैकल्टी ने या टीचर ने आपसे जरूर पूछा होगा। क्या है वो ये है कि जब कोई पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है और उस कार पर क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है, तो कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कोई करंट नहीं लगता। बिजली मतलब पिछली क्लास में देखा हमने, स्टॉर्म या उसको बोलते हैं क्या? थंडर, बिजली। उस केस में लाइटिंग भी बोलते हैं, लाइटनिंग भी बोलते हैं उसको। नाउ बिजली बोले, इन शॉर्ट बिजली सब कोई जानता है। तो बिजली गिरती है तो बिजली क्या है? एक चार्ज का रूप है, जो क्या हुआ है? बादलों के बीच घर्षण हुआ है ना, क्लाउड्स में क्या हुआ है? फ्रिक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, और वो चार्ज किसके फॉर्म में? बिजली के फॉर्म में। कहां आ रहा है? नीचे। तो एक प्रकार का आवेश है। अब वो आवेश किसी कार के ऊपर गिर जाए और कार में बैठे हुए व्यक्ति को करंट ना लगे, तो उसके पीछे रीजन होगा। और क्या है वो रीजन? ये वाला, कि कार कैसी होती है? अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है। तो वो जो चार्ज गिरेगा वो उस कार की सतह पर फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा? उस कार की सतह पर फैल जाएगा। और वो जो अंदर पर्सन बैठा हुआ है कैसा रहेगा? सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अंदर नहीं जा पा रहा है। जब चार्ज अंदर नहीं जा पाएगा तो उसको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, तो जो होलो स्पैर जैसी चीज है, जो अंदर से खोखली है, उसका कनेक्शन अगर सरफेस के साथ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है सतह के साथ, तो अंदर
इंटेंसिटी 0 मतलब देयर इज नो करंट, है ना, चार्ज ही नहीं है, इंटेंसिटी ही नहीं है, तो उसको झटके वटके कुछ नहीं लगेंगे। डन। चलिए अब आ जाते हैं किसकी तरफ, सॉलिड स्फीयर या गोले की तरफ, ठोस गोले की तरफ। 3 पॉइंट इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं। जी हाँ, कौन से 3 पॉइंट, तो एक ले लेते हैं इनसाइड, पहले आउटसाइड ले लेते हैं P1, दूसरा ले लेते हैं कहां पे, सरफेस पर P2, और तीसरा अंदर ले लेते हैं कहां पर, P3। आई होप आपको दिख रहा होगा, P1 P2 P3, P3 नहीं दिख रहा होगा तो उसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड P3। वही सेम केस है, आप जरा देखिए, P1 P2 P3, एक बाहर एक सरफेस पे और एक अंदर, सेम। तो P1 पर देखते हैं, किस पर, P1 पर, कहां पर है ये, आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ है, तो गोले पर बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पूरे चार्ज को एक साथ कंसीडर करोगे तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, और वो पॉइंट चार्ज होगा क्या, Q अपॉन, अब क्या लिखते थे, आर स्क्वायर, मतलब उसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। सो लेट, मान लेते हैं क्या, ये रहा सेंटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, स्मॉल आर, तो यहां कितना आ जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब फिर से वही चीज समझा रहा हूं, क्या, कि जैसे जैसे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आप गोले से दूर ले जाओगे, मतलब आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो E कम होता जाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट या जिस भी चीज पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, पॉइंट जिसको बोला है बिंदु, उसको जितना गोले के पास लाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितना दूर ले जाओगे इंटेंसिटी घटेगी। समझ रहे क्या, सरफेस के पास आ रहा है इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि आर कम हो रहा है, सरफेस से दूर जा रहा है आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो E कम हो जाएगा, तो जितने पास उतना ज्यादा E, जितने ज्यादा दूर उतना कम E, है ना। डन। नेक्स्ट कहां पर, ऑन सरफेस देख लेते हैं, P2 पर, P2 पर मतलब कहां की बात हो रही है, ऑन सरफेस की बात हो रही है। ऑन सरफेस मतलब सतह पर, कहां देख रहे हैं हम, सतह पर। सतह पर आप जानते हैं कोई चेंज नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q, R किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस पे जैसे यहां हुआ था सेम यहां पर भी, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। फिर बोल रहा हूं एक बार कि सतह पर ही आवेश उपस्थित है, तो इंटेंसिटी कहां पर मैक्सिमम होगी, सरफेस पर। डन, वो कैलकुलेशन से आप फाइंड आउट कर लोगे। थर्ड, तीसरा कौन सा पॉइंट है, तीसरा P3 पर, P3 पर, P3 कहां है, इनसाइड है, कहां पर है, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है। जी हाँ, इनसाइड के केस में क्या होगा, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनसाइड के केस में कहां होगा, तो E इक्वल टू, अब समझिएगा, ये जो हॉलो स्फीयर था या गोली कोश, खोखला गोला बोला, सेल बोला, इसमें अंदर मटेरियल नहीं है, अंदर हॉलो है, जबकि ये सॉलिड है। सॉलिड है मतलब एक तो क्या है, उसमें जो लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऐसे चली होगी तब तो सॉलिड बना। तो सॉलिड में क्या होती है, कंटिन्यूअस लेयर जाती है, कहां तक जाती है, सेंटर तक जाती है, लेयर होती है। तो चार्ज भले सरफेस पर है, बट लेयर बाय लेयर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, सेंटर तक पहुंच रहा है, उसका प्रभाव अंदर जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, उसमें अंदर चार्ज को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या चार्ज के इफेक्ट को आगे करने के लिए पार्टिकल प्रेजेंट है, जबकि इस केस में देयर इज नो पार्टिकल, अंदर तो खाली था, इसमें क्या है, चार्ज अंदर भी जाएगा, चार्ज का प्रभाव अंदर भी जाएगा। डन, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना भी और ध्यान से सुनना भी है। उस बिंदु की जो दूरी है केंद्र से यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर से वो डिस्टेंस, इस दूरी को
क्या मान रहे हैं हम? इस दूरी को मान रहे हैं स्मॉल r। पहले से मानते आए फ्रिक्शन बिंदु की दूरी केंद्र से क्या हो रही है? स्मॉल r, और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R है। तो फॉर्मूला बन रहा है कुछ इस तरीके से, r का क्यूब और ऊपर आ जाएगा क्या? r। जी हाँ, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। आपके पास इतना समय नहीं कि आप डेरिवेशन निकालो। तो r मतलब क्या? कैपिटल R इज द रेडियस और स्मॉल r क्या है? उसकी दूरी है, उस बिंदु की दूरी जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकाल रहे उसकी दूरी है कौन? स्मॉल r। जी हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस फॉर्मूला तो बना लिया मैंने, ये दोनों आपको समझ में आ गए। थर्ड वन की कंडीशन जो है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। क्या आपके पास था एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है? क्या था आपके पास? एक सॉलिड स्फीयर था। लेट दिस वन इज द सॉलिड स्फीयर। इसमें सेंटर ये हो गया केंद्र, और केंद्र से कुछ भी दूरी पर ले सकते हैं उस पॉइंट को। लेट यहां ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगी। डन। और इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है? तो रेडियस है कैपिटल R। अब इन दोनों को मिलाकर फॉर्मूला क्या बना लिया? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R अपॉन कैपिटल R का, सॉरी स्क्वायर तो नहीं, क्यूब आ जाएगा, कैपिटल R का क्यूब। इस तरीके से, क्योंकि यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए तो एक R को बैलेंस करने के लिए एक R आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक याद रखिए नीचे R स्क्वायर आता था, यहाँ R क्यूब आया है। फॉर्मूला थोड़ा हिसाब से यूज कीजिएगा, है ना? अगर आपने एक भी R छोड़ दिया या पावर कम ज्यादा कर दी तो क्वेश्चन गया। डन। नाउ ध्यान से समझिए, ये R तो वैरी नहीं करेगा, रेडियस बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। जो दूरी है उसी को बदल सकता है कि धीरे धीरे सरफेस से किसकी तरफ जा रहे? सेंटर की तरफ जा रहे हैं। क्या बोला मैंने? कि R मतलब सतह पर था, अब सतह से अंदर यहां आ गया, यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे? सेंटर पर पहुंच जाएंगे। मींस आप सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं। कहां से? सतह से केंद्र की ओर। सतह से केंद्र की ओर कहां जा रहे हैं? टुवर्ड सेंटर फ्रॉम, कहां से? सरफेस से। सतह से कहां जा रहे हैं? केंद्र की तरफ जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा बताइए? R, ये R दूरी है, तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते जाओगे R का मान कम होता जाएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे सतह से केंद्र की तरफ जाएंगे वो दूरी कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर ऊपर की वैल्यू कम हो रही है तो E का मान भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि E प्रोपोर्शनल आ रहा है R। R मतलब गोले के अंदर की बात हो रही है, देखिए बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाहर के लिए जान चुके हैं कि जितना गोले की सतह के पास में आएगा, सतह के पास में आएगा, उतना उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। बट यहां पर E प्रोपोर्शनल R आ रहा है। अभी तक R डिवाइड में आता था, अब R ऊपर आ गया है तो प्रोपोर्शनल है। R को कम करोगे E भी कम होगा। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या? कि जो ठोस गोला होता है, कैसा गोला? ठोस गोला, उसके केंद्र पर, कहां पर? ऑन सेंटर। किसका सेंटर है? ऑफ सॉलिड स्फीयर, गोले के केंद्र पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताइए? अगर गोले के केंद्र पर पहुंच जाया जाए तो इस R का मान क्या हो जाएगा? R की डिस्टेंस बचेगी ही नहीं, R भी वही है और सेंटर भी वही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी वही है, केंद्र भी वही है। तो R कितना हो जाएगा? 0। और R 0 हुआ तो E इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठोस गोले के केंद्र पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट एग्जैक्टली उसी पर आ जाएगा। अब मैं आपको एक आसान सी चीज समझाता हूं। 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। क्या 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा। पृथ्वी क्या करती है, किसी पिंड को, किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम ग्रेविटी होती है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। जी हां, अधिकतम ग्रेविटी, मैक्सिमम ग्रेविटी कहां होती है, उसकी सतह पर मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं, क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और जैसे जैसे सतह, ये सरफेस है, सतह से अंदर जाते हैं, वैसे वैसे भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। सेम नेचर सॉलिड स्फीयर के अंदर भी आता है। पृथ्वी अंदर से कैसी है, सॉलिड है ना, स्फीयर ही तो है, गोलाकार है, गोला है, जिसके अंदर क्या है, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है। इट मींस जैसे आप ग्रेविटी का केस बता रहे थे या आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा हो, सेम यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी कहां पर, सतह पर, सरफेस पर अधिकतम। जैसे ही आप सतह से कहां जाओगे, ऊपर जाओगे, ई क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे ही आप सतह से अंदर जाओगे, अगेन ई क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे ही आप कहां पहुंच जाओगे, केंद्र पर पहुंच जाओगे, जैसे ही आप कहां पहुंच जाओगे, केंद्र पर पहुंच जाओगे, सेंटर पर पहुंच जाओगे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आपको पता है पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेम उस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार क्या होता है, आवेश से दूरी बढ़ने पर या आवेश का मैग्नीट्यूड बढ़ने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलते जाती है। जी हाँ, उसी को समझाने के लिए हमने दो चीजें ली थी, एक सॉलिड और एक हॉलो स्फीयर या सेल बोल दीजिए, ठोस गोला और एक खोखला गोला या गोलीय कोश। डन क्या? आई होप आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार वैरी करती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बदलती है ना, कोई निश्चित मान नहीं होता है उसका, बदलते रहती है। जैसे पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप क्लोज लाओगे है ना, उसको दूर करोगे, पास में लाओगे, वैसे वैसे तीव्रता बदलते जाएगी। डन। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। फॉर्मूले पर एक बार वर्क कीजिए है ना, फॉर्मूले पर एक बार वर्क कीजिए, याद रहेंगे विथ कंडीशन, थोड़ा सा डायग्राम बनाकर अज्यूम करोगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। डन। फिर भी एक बार रिपीट करता हूं, इस क्लास का कंक्लूजन जो निकला क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही है, यूनिट चार्ज की वजह से है ना, डायपोल बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस यूनिट चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती है, मतलब वो यूनिट चार्ज ही डिसाइड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो कितना फोर्स लगा रहा है उससे आपको उसकी तीव्रता का अंदाजा होगा या पता चलेगा। फिर दूसरी चीज ये सीखी इस सारी प्रोसेस में कि चार्ज जहां होता है, कहां होता है, सरफेस पर फैलता है। पहली चीज तो याद रखिए, चार्ज आवेश सतह पर फैलता है और सरफेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। आप सतह से बाहर जाओगे तो भी कम, आप सतह से अंदर आओगे तो भी कम। और एक और चीज सीखने को मिली कि जो चीज है ना, जो ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अंदर से खोखला होता है उसके अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होती। जी हाँ, ये सारा कंक्लूजन था। ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे देखेंगे और कुछ चीजें है ना, कुछ कंडक्टर है
जिन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे इसके एमसीक्यू की, है ना। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।